सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, मुझे बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने एक बार फिर से समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल एक एयरमैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनका एक मैसेज मेरे पास आया कि सर मैंने कई बार आपसे कहा लेकिन आप बात नहीं करते हैं। एयरफोर्स के टेक्नीशियंस को लेकर कई समस्याएं हैं, क्योंकि टेक्नीशियन जो हैं वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो जॉब छोड़कर जा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें जो सिविल के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है, सैलरी का स्टैंडर्ड, रैंक का स्ट्रक्चर्स, वो ठीक नहीं है। इस कारण जो है वो 15 साल 20 साल करके छोड़ के चले जा रहे हैं और बाहर अच्छे ऑफर हैं उनके पास। तमाम एयरलाइंस जो है हाथों हाथ उनको ले रही है। क्योंकि आपने खुद आज टेक्नीशियन सर्व किया है, तो मुझे लगा सर कि आपसे बेहतर कोई होगा नहीं जो समझा पाए कि कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियंस फेस कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम 60-70 साल तक एक मिग 21 को उड़ाते रहे, तो उसके लिए जो हमारे टेक्नीशियन हैं, सैल्यूट है उनको, क्योंकि वो ही थे जिनकी वजह से 60 साल तक मिग उड़ा है सर। राजेश, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो आपने इस प्रश्न को उठाया, उसके लिए आपको और आपको जिन्होंने प्रेरित किया, जिन जिन लोगों ने, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। ये बहुत जरूरी चीज है और इसको उठाना चाहिए था। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस विषय पर बहुत कम बातें होती है। देखिए, जैसा आपने कहा, मिग 21 का एग्जाम्पल भी दिया। निश्चित तौर पर इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियंस इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहे हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स चलाए जाते हैं, चाहे वो एयर डिफेंस के लिए हो या फिर अटैक के लिए हो, एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो या फिर कोई भी सिस्टम्स हो, सब के सब तभी सही ढंग से काम कर सकते हैं जबकि आपके पास स्किल्ड टेक्नीशियंस हों। और एयरफोर्स का जो वर्क कल्चर रहा है, जो उनका ट्रेनिंग पैटर्न रहा है, निश्चित तौर पर काबिल टेक्नीशियन बनाने के लिए काफी था। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं तो एक चीज मुझे हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, और मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं कि 20 साल करने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, जबकि एयरफोर्स ये चाहती है कि आप कंटिन्यू करें। मैं जी अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊंगा कि जब मैं छोड़ रहा था 2018 में एयरफोर्स को, जेसीओ रैंक मुझे मिल चुकी थी और उसके बाद वो मैक्सिमम था। मैं इसके ऊपर 20 साल में इससे ज्यादा मैं नहीं पा सकता था, तो मैंने मैक्सिमम अचीव किया। और अचीव करने के बाद जब मैं डिस्चार्ज ले रहा था, तब उस समय मुझे अलग अलग लेवल पर ये चीज समझाई गई कि आपने अच्छा खासा सर्व किया है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, आपके पास सब कुछ है, आप काबिल भी हैं, आपका रिकॉग्निशन भी है। मैं जिस फील्ड से आता हूँ उस फील्ड में मेरा अच्छा खासा नाम हुआ करता था कि एक जी एक्सपर्ट टेक्नीशियंस हैं और मेरी डिमांड भी रहा करती थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने मन बना लिया था कि छोड़ना है। तो देखिए, दो तीन मूलभूत कारण है जिससे कि आदमी छोड़ता है। इसमें पेमेंट कोई कारण नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। एक ओके। इंटर पास लड़के को टेक्नीशियन में आपको मिनिमम क्राइटेरिया +2 होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स से। जनरली ज्यादातर बच्चे हिंदुस्तान में साइंस और मैथ से ही इंटर करते हैं। तो एक इंटर पास बच्चे को जो तनख्वाह मिलती है एयरफोर्स में, वो कम नहीं होती है, ठीक ठाक होती है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि उसने इंटर तो किया है, जब एयरफोर्स में इंटर करता तब वो इंटर पास था, इंटरमीडिएट पास था। उसके बाद जी उसने अच्छा खासा वक्त गुजारा, स्किल्स डेवलप करी, तो उसको उसने अपने आप को अपग्रेड किया। अपग्रेड ओके। जिस हिसाब से लड़का अपने आप को कर रहा है, उस हिसाब से उसका रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है। तो इसमें उसके उसको ये लगता है कि मेरे स्किल्स जो कि और बढ़ने चाहिए थे, जो स्किल्स जिनका अच्छे ढंग से उपयोग होना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से मेंटल ब्लॉक बनता है। उसको लगता है कि मैं शायद अगर बाहर जाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, नो डाउट जो कोई भी आम बच्चा एयरफोर्स में एज ए टेक्नीशियन नहीं जाता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अच्छा +2 तक कम से कम उसने अच्छी पढ़ाई करी होगी, और उसके बाद भी अगर वो एयरफोर्स में सर्वाइव कर रहा है तो उसका एक मेंटल लेवल एक नॉर्मल बच्चे से बेहतर होता है, और उसमें काम करता है, ऐसी ऐसी मशीनों में काम करता है जिसके बारे में लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्चरों में देखते हैं, और उस चीज को हम लोग उस पर काम किया करते थे। तो वो जो एक जी मेंटल ब्लॉक बनता है कि मैं यार इससे ज्यादा काबिल हूं, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, और वहीं से चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो पेमेंट इसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। इसमें फैक्टर है आपकी स्किल्स के हिसाब से आपका काम ना होना। और फिर थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एज अ टेक्नीशियन जरूर भर्ती किया गया है, लेकिन आपसे आपको एज अ सोल्जर समझा जाता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको हर वो काम कराए जाते हैं जो कि एक सैनिक को करने पड़ते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे यहाँ से एक डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो एज अ टेक्नीशियन आया था, मुझसे ये गार्ड ड्यूटीज क्यों करवाई जा रही है, मुझसे ये जी सामान्य काम क्यों करवाए जा रहे हैं नॉन टेक्नीशियंस वाले।
या फिर कुछ ऐसे काम क्यों करवाए जा रहे हैं जिसके लिए मुझे भर्ती ही नहीं किया गया था। तो एक तरह से वो सेटअप बनना शुरू होता है और वो सेटअप 15 से 20 सालों में अच्छा खासा ग्रो अप कर जाता है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, स्किल से, कि आप समय बीतने के साथ साथ आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन पॉलिसी ऐसी बने जिससे आप अगर अच्छा परफॉर्म करो तो आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिले, आपको जल्दी प्रमोशन मिले, आपको ऑफिसर जी, कैडर पर भी पहुंचाया जाए। तो इस तरह की पॉलिसीज एयरपोर्ट में कमोबेश नहीं है, अगर है भी तो वो बहुत कम लोगों को अवेल करने को मिलती है। तो उसको ये लगता है, उस बच्चे को ये लगता है कि 20 साल तक आप करिए काम, 20 साल के बाद आप फुल पेंशन लेकर के रिटायर हो। देखिए उसके पहले वो नहीं निकलेगा, ऑलरेडी उसने अच्छा खासा सर्व कर लिया होता 10 से 12 साल, तो उसको लगता है कि 7-8 साल और करते हैं, 20 साल कंप्लीट करते हैं, फुल पेंशन लेते हैं और उसके बाद बाहर जाकर के इसी लेवल पर आपको अलग-अलग कंपनीज, एयरलाइंस, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम जी। पीएसयूज इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी, ये सब हुँ, हुँ। आपको हाथ फैलाकर के खड़े हैं, आपको ले सकते हैं, आपकी स्किल को देख करके, आपके डिसिप्लिन को देख करके। तो जब बाहर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बाहर पे प्रोटेक्शन भी मिल रही है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बाहर जाने के लिए कि तमाम कंपनियां, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आपको पे प्रोटेक्शन देती है, यानी कि जिस पेमेंट पर आपने एयरफोर्स को छोड़ी है उसी पेमेंट पे आपको बाहर ले लिया जाता है। तो आपका कोई नुकसान नहीं है और इनफैक्ट आपको पेंशन मिल रही है, आपको वही पेमेंट मिल रही है, आपको काम कम करना पड़ रहा है, तो आपका फायदा ही है। तो इस वजह से ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चा 20 साल करने के बाद छोड़ देता है। लेकिन हाँ, ये बात हमको इसको एक बहुत नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ कि एयरफोर्स का जो कल्चर है वो बाहर भी एक्सपेंड हो रहा है। आज अगर आज की तारीख में आप देखें तो बहुत सारे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में एक्स सर्विसमैन ओके, की अच्छी खासी तादाद आज काम कर रही है और वो काम कर रही है और कैसा काम कर रही है दुनिया देख रही है कि जो डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर में आए हुए बच्चे हैं उनसे बेहतर हम एक्स सर्विसमैन परफॉर्म कर रहे हैं, हम अच्छे टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं और ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं बैंक को। तो वो कहाँ से आया है? वो बैंक से आया, एयरफोर्स से आया। तो एयरफोर्स ने निश्चित तौर पर तमाम जगहों को, तमाम अन्य कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को फायदा पहुंचाया। लेकिन हाँ, एयरफोर्स को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उनका जो स्किल्ड सेट है वो अचानक से चला जाएगा तो आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं उनको फिर 20 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने में और उस लेवल तक जब वो पहुंचेंगे तब बिल्कुल। छोड़ के चले जाएंगे। तो ये गति चलती रहती है और एक मोटा मोटी जो वैसे ये बात रिवील तो नहीं हुई है आज तक कि कितने एयरमैन है, कितने टेक्नीशियन एयरफोर्स में, लेकिन एक जो मोटा मोटी आंकड़ा है वो यही कहता है कि टोटल 1.5 लाख की अगर एयरफोर्स की फौज है, मैन पावर है, तो उसमें ओके। आपके 60 से 70 हजार टेक्नीशियंस हैं और जो हर साल छोड़ते हैं वो भी हजारों की तादाद में है। तो ये जो गैप हो रहा है ये आगे चल के बहुत नुकसान देने वाला है, एयरफोर्स को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ कि क्या क्योंकि एयरफोर्स में टेक्नीशियन ऑफिसर्स भी रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एविएशन जो हमारी कोर होती है वहाँ पर ईएमई के कई तमाम टेक्नीशियंस होते हैं एविएशन कोर में, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर 2 ढाई साल सर्व किया। वहाँ पे 2-4 अधिकारी भी होते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो हम टेक्नीशियंस के काम को कैसे डिफाइन करें और कितनी इम्पोर्टेंस उसकी हम देखें? अ, क्या बहुत कुछ डिपेंड, कई बार ऐसा लगता है कि फ्लाइट जो उड़ रही है वो भरोसा है एक पायलट को अपने टेक्नीशियंस के ऊपर। उस वजह से वो मिग देखिए 21 को राजेश, 60 जब साल तक उड़ा पाए। देखिए राजेश, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने उठाया। एक एयरक्राफ्ट जब रेडी होता है, फाइटर जेट जब रेडी होता है, तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी पायलट आएगा और वो एयरक्राफ्ट को टैक्सी करेगा, लेकर के उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हकीकत यह है कि उसके पहले, पायलट के बैठने से पहले बहुत सारे चेक्स, अलग अलग ट्रेड्स के चेक्स जो है उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। तमाम तरह के टेक्नीशियन एक साथ मिलकर के एक टीम की तरह, कोई वेपन सिस्टम चेक कर रहा है, कोई एवियोनिक्स को चेक कर रहा है, कोई इंजन को चेक कर रहा है, कोई उसके एयरफ्रेम को चेक कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर रहा है। सारे एक टीम बनती है, वो टीम पूरा चेक करती है। चेक करने के बाद जब सबके सिग्नेचर एक फॉर्म के ऊपर हो जाते हैं, सबने ओके कर रखा होता है, तभी पायलट उस एयरक्राफ्ट को टच करता है। यानी कि पायलट को एक भरोसा रहता है कि ऑलरेडी मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट लोगों ने, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसको चेक कर लिया है, उन्होंने सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई हो गए हैं, उसके बाद ही वो एयरक्राफ्ट को लेकर के उड़ेगा। और उड़ने के बाद अगर उसको कोई हवा में दिक्कत महसूस होती है या कोई ग्राउंड में दिक्कत महसूस होती है, तो आने के बाद सबसे पहला काम पायलट करता है कि उसी फॉर्म के ऊपर जिसमें तमाम टेक्नीशियन का साइन है, वो पर्टिकुलर उस स्नैक को लिखता है कि मैं हवा में जा रहा था, मुझे 100 किलोमीटर दूर का रडार का पिकअप नहीं आया, ये एक स्नैक हुआ। तो उसने वो आकर के लिखता है और उसके बाद फिर जिम्मेदारी बनती है उस टेक्नीशियन की जिसके ट्रेड का वो स्नैक है, और उस स्नैक को फिर रेक्टिफाई किया जाता है। जब तक वो रेक्टिफाई नहीं हो जाएगा वो एयरक्राफ्ट दूसरी फ्लाइट के लिए नहीं जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि
एक टेक्नीशियन के भरोसे में पायलट भी उस एयरक्राफ्ट को ले जाता है, और अगर टेक्नीशियन ने उस एयरक्राफ्ट को किसी वजह से डाउन कर रखा है तो पायलट उसको लेके नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस पायलट हो, चाहे जितने हजार घंटे वो फ्लाई कर चुका हो। तो ये एक बहुत मामूली सी और बहुत बेसिक सी चीज है कि कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी सिस्टम, अब मैं एयरक्राफ्ट से अलग हटा करके आपको एयर डिफेंस सिस्टम की ओर ले जाऊंगा। तमाम तरह जी, के रडार्स लगे हुए हैं भारतवर्ष में, अलग अलग जगहों पर उनसे जुड़ी हुई मिसाइलें लगी हुई हैं, और उनका भी बाकायदा एक लेड आउट प्रोसीजर है कि सुबह सुबह एक टेक्नीशियन आएगा, वो अपने सिस्टम को चेक करेगा, चेक करने के बाद ओके करेगा, ओके करने के बाद ही वो एयर डिफेंस सिस्टम, वो रडार स्विच ऑन किया जाएगा, और उसका उसका जो है काम काम लिया जाएगा उससे। तो हर जगह पर टेक्नीशियंस का हस्ताक्षर, उसका सिग्नेचर बेहद आवश्यक है, और बिना उसके एयरफोर्स एक कदम भी नहीं चलती है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि एयरफोर्स इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है, उसको देखना पड़ेगा। अब एयरफोर्स को यहाँ पे चाहिए कि जो टेक्नीशियन उसमें सिग्नेचर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसके जी, रिक्वायरमेंट, उसके स्किल डेवलपमेंट, उसके जो मेंटल ब्लॉक का जो है उसको दूर कैसे किया जाए, या जो भी समस्याएं हैं, उसकी लीव रिलेटेड समस्याएं हैं या फिर पेमेंट रिलेटेड समस्याएं हैं, उन सबको समय रहते कैसे दूर किया जाए, जिससे कि वो और हेल्दी वातावरण में आपको बेहतर आउटपुट दे सके। एक छोटा सा उदाहरण, कि एक टेक्नीशियन को कोई एक क्लेम करना है, मान लीजिए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन का क्लेम करना है, या कहीं वो टेम्पोररी ड्यूटी पे गया था, आने के बाद उसको भत्ता लेना है, उसको क्लेम करना है। अब वो अपना सारा काम छोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन के आसपास चक्कर लगाता घूमता है, उसको तमाम तरह के फॉर्म भरने होते हैं, उसको तमाम तरह की ऑफिस में जाना होता है क्लेम करने के लिए, कभी अकाउंट सेक्शन जाएगा, कभी लॉजिस्टिक्स जाएगा, वो दौड़ता रहता है। और तो इसमें उसका टाइम तो बर्बाद होता ही है, एयरफोर्स का जो स्किल्ड मैन पावर है, उसका जो मैन आवर है, वो भी बर्बाद हो रहा है। तो एयरफोर्स को ये सब चीजें सिंप्लीफाई करनी चाहिए। जैसा मैं फिर बैंक का उदाहरण लेके आऊंगा, बैंक में अगर मुझे किसी भी चीज का क्लेम करना पड़ता है तो मुझे किसी ऑफिस नहीं जाना है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर पर जो मेरी टेबल पर रखा है उसके ऊपर अपने कुछ डाटा भरूंगा, वो ऑलरेडी वेरीफाई मेरा ब्रांच हेड करेगा या उसके ऊपर का अधिकारी करेगा, और जो जैसे वेरीफाई करता है मुझे बस वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चीजें बहुत ओ सिंपल है, अगर इस तरह की कुछ चीजें या उस तरह की पॉलिसीज एयरफोर्स के अंदर इंप्लीमेंट कर दी जाए, जिससे कि आपके टेक्नीशियन को ये ऑफिसर्स के चक्कर ना लगाना पड़े, तो मुझे लगता है कि उसका जी। जो मेंटल ब्लॉक है और बेहतर काम करेगा, वो अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। जी, बस एक आखिरी सवाल जिसका एक छोटा-सा जवाब चाहूँगा क्योंकि एक बहुत महीन, बहुत बारीकी काम है। इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर आ रहे हैं टेक्नीशियंस जिनको 4 साल ही रहना है और 3 साल के बाद उनके दिमाग में एक सस्पेंस भी है कि मैं अब रहूँगा, नहीं रहूँगा, तो वहाँ वहाँ पर वो ढीले भी पड़ जा रहे हैं कि क्या फ़ायदा मैं 75% में आऊँगा, नहीं आऊँगा। क्या ये रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि हर साल आपने भी कहा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 से 8 हज़ार टेक्नीशियन तो हमारे रिटायरमेंट जा ही रहे हैं। देखिए राजेश, एयरफोर्स समय समय पर अपने टेक्नीशियंस की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करती रही है। जब उसको लगा कि ये बेहतर हुआ है तो उस चीज को आगे कंटिन्यू किया गया, जब लगा कि बेहतर नहीं हो रहा है, इसके कुछ रिपरकशन आ रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको विड्रॉ कर दिया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि 2000 के आसपास की घटना है, जब हमारे कुछ लोग एयरफोर्स के बड़े पॉलिसी मेकर्स कहीं जापान गए थे, और वहां का जी, उन्होंने एक ट्रेनिंग का पैटर्न देखा था कि लोगों को आप भर्ती कर लीजिए, भर्ती करने के बाद उनको यूनिट्स में काम करवाइए, और जब जिस लेवल की रिक्वायरमेंट हो उनको तब वहां पर ट्रेनिंग पे भेजिए। मतलब कि एक ऐसा पैटर्न नहीं था कि भर्ती हुआ लड़का, फिर ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग होने के बाद उसको काम दिया जा रहा था, ऐसा नहीं था। वो यूनिट में आता था और बार बार जाता रहता था, कभी 6 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। तो जापान में ये सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जब भारत में इसको लागू किया गया एयरफोर्स में खासतौर पर, तो देखा गया कि बहुत इसमें दिक्कतें हैं, कि वो लड़का जो बार बार ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है, उसको उसके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि यार मैं, मुझे तो फिर जाना है ट्रेनिंग करने के लिए, मैं क्या काम करूं। तो वो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो रहा था, तो वो सिस्टम यहाँ पर एकदम कोलैप्स कर गया। 2-3 साल चला था, लेकिन एयरफोर्स ने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई, इस सिस्टम को देखा कि ये हो सकता है जापान में काम कर सकता हो, लेकिन इंडिया में काम नहीं कर सकता। बहुत सारी वजह उसके ऊपर एनालिसिस भी हुई, लेकिन उस पैटर्न को हटाया गया और फिर वापस पुराने पैटर्न पे ले जाया गया। तो इस तरह की चीजें एयरफोर्स करती रहती है कि अपने अपने क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। मैं अपना उदाहरण दूंगा, जिस समय मैं भर्ती हुआ था, उसके पहले एक जी, टेक्नीशियन को 2 साल की ट्रेनिंग और 6 साल का 6 महीने का स्पेशलाइजेशन कोर्स, यानी कि टोटल 2.5 महीने की ट्रेनिंग उसको दी जाती थी। मेरा पहला बैच था जिसने जिसने की इस ट्रेनिंग को 3 महीने जिसमें कट कर दिया गया। अब वो हमारा टोटल ड्यूरेशन ट्रेनिंग का इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स 2 साल और कुछ 2-3 महीने रह गया। उसमें भी जी, लोगों को ये लगा था कि यार ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, 3 महीने कम कर दिए गए या 4 महीने कम कर दिए गए, अब ये लोग क्या सीख पाएंगे, कैसे इनको मैनेज करेंगे।
लेकिन जब हमारा बैच निकला, उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो लोगों को लगा यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 2 साल ट्रेनिंग दीजिए, चाहे 2.5 साल ट्रेनिंग दीजिए या सवा 2 साल दीजिए, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उस चीज को आगे कंटिन्यू रखा गया। तो मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि एक एक पैटर्न हटाया गया, दूसरे पैटर्न को कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये इस तरह से होता है। लेकिन अब अग्निवीर वाला इश्यू है, वो मैं इसी जगह पर मैं देखता हूँ कि अब अग्निवीर वाला इश्यू है। निश्चित तौर पर कोई बंदा ऐसा साइकोलॉजी लेकर के एयरफोर्स में एंटर करता है कि उसको सिर्फ 4 साल रहना है, या बहुत कम चांसेस है कि वो 4 साल के बियॉन्ड कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर उसके पास एक बैरियर आ जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा कि वो आगे उतना बेहतर काम करना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ 4 साल जीलेगा कि कंप्लीट हो और मैं वापस जाऊं, जो भी पैसा मिल रहा है वो पैसे लेकर के मैं निकल जाऊं यहाँ से। तो अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो फिर बहुत मुश्किल आने वाली है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये नाकाफी होगा कि एक टेक्नीशियन को जिसकी 2 साल से 2.5 साल ट्रेनिंग हुआ करती है, उसको सिर्फ आप 6 महीने के अंदर ट्रेन करके आप बिल्कुल। इस तरह के सिस्टम पर काम करें, जो कि आने वाले दिनों में और बेहतर सिस्टम आपको मिलने वाले हैं। आपको नेटवर्किंग दिख रही है, आपको एआई दिख रहा है, आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी दिख रही है, मल्टी स्किल्स बिल्कुल। वाले डोमेन दिख रहे हैं। तो वहां पर तो आपको और ज्यादा ट्रेन मैन पावर चाहिए। 6 महीने में आप उससे क्या ही आउटपुट ले पाएंगे, ये तो एयरफोर्स जाने, क्योंकि अब हम तो वहां पे नहीं है, हमें नहीं जानते उनको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर एक लेमैन तरीके से देखा जाए तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि 6 महीने में आप इस डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई कर पाओगे। चलिए, लेकिन देखना होगा क्योंकि अभी 1 ही साल अग्निवीरों के पास भी बचा है। लेकिन थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अनुपम तिवारी सर, आप आए और इस बेहद सेंसिटिव मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। जय हिंद, राजेश, थैंक यू।